So hello everyone, and I welcome you all to this new video where we are going to discuss the section A portion of the maths question paper which has recently came in ICSE 2026. तो आप लोग जैसा जानते हैं दैट सेक्शन ए में इन टोटल कितने मार्क्स होते हैं? इन टोटल 40 मार्क्स होते हैं. तो उस 40 मार्क्स में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, उनको अप्रोच क्या रखना चाहिए था सॉल्व करते वक्त, उन सारी चीज़ को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले. तो चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पे. सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जहाँ पे बोला गया है, और ये सबसे पहले कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे 15 मार्क्स के, वो आपके MCQ पैटर्न के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू द न्यू ट्रेंड ऑफ ICSE. सो चूज द करेक्ट आंसर्स टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. ये हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है और यहाँ पे बोला गया है आर इन प्रोपोर्शन. अब देखिए, मैं एकदम बेसिक से लेते हुए चल रहा हूँ कि आप लोगों को अप्रोच समझ में आए कि किधर पे क्या रूल था. तो हम लोग ये बात जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शन के बारे में बात किया जाता है तो प्रोपोर्शन के लिए रूल होता है दैट इज़ A:B इज़ प्रोपोर्शनल टू C:D, जिसे हम लोग इवन ऐसे लिख सकते हैं दैट इज़ A/B इज़ इक्वल्स टू C/D. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट. तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा ये मानना रहेगा यहाँ से कि ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है और ये हमारा D है. सो अकॉर्डिंगली हम लोग कह सकते हैं दैट x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 विल बी इक्वल टू 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाई -5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 7. So this will be minus 5x minus 15 which is 3x minus 7. अच्छा, so now minus 15 plus 7 is equals to 3x plus 5x. जहाँ से हमें मिल जाएगा this is minus 8 is equals to 8x. तो x का वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा -1. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा ये पहला सॉल्व होता है जहाँ पे हमारा आंसर आता है दिस विल बी -1. ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है दैट द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज ₹12,000 एंड द GST पेड बाय द कस्टमर इज ₹2,160. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें मार्क्ड प्राइस गिवन है दैट इज़ ₹12,000 और हमें GST अमाउंट यहाँ पे हमें गिवन है एज 2160. जब हम लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है रेट के बारे में, तो हम लोग जानते हैं दैट GST परसेंटेज जो है वो मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है. सो GST डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड विथ 100. कह सकते हैं कि हमारा जो अप्रोच है वो इसके पर्सपेक्टिव से रहेगा. सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ये हमें मिलेगा 2160 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाइड विथ 100. यहाँ से हम लोग 2 0 को आपस में कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग इसे कैंसिल कर सकते हैं. 6 2 टाइम्स दिस विल बी 6 3 एंड 6 टाइम्स 2 18 टाइम्स. तो यहाँ से हमें ये आंसर मिल जाएगा 18%. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हमें बोला जा रहा है राखीज मोबाइल नंबर हैज़ दी फॉलोइंग इंटीजर्स. कुछ एक सेट ऑफ इंटीजर्स हमें यहाँ पे गिवन है एंड कहा जा रहा है दैट द मोड ऑफ द अबव गिवन डेटा इज. तो हम लोग ये बात जानते हैं कि जब भी बात किया जाता है मोड के बारे में, तो मोड होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस. मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस या फ्रीक्वेंसी जब हम लोग कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर डेटा का, तो वो हमें मोड के बारे में बताता है. तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. हम लोग पहले 1 को अगर देखेंगे तो 1 यहाँ पे बस 2 बार रिपीट हो रहा है. 6 को देखते तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो 6 तो हो नहीं सकता. 9 1 2 3 टाइम्स, 8 2 टाइम्स,
तो हमें दिख रहा है कि 9 जो है वो सबसे मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है. सो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पे हम लोग से क्या है क्वेश्चन में, दैट ए एंड बी ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक विच इज़ पेइंग सिंपल इंटरेस्ट एट 9% पर एनम. तो यहाँ पे हमारा जो रेट है दैट इज़ हाउ मच, दैट इज़ 9% पर एनम. ए डिपॉजिटेड ₹1500 फॉर 1 ईयर. कहने का मतलब ए के प्रिंसिपल के बारे में बात करें, लाइक प्रिंसिपल अमाउंट जो वो देने वाला है, डिपॉजिट करने वाला है, दैट इज़ हाउ मच, दैट इज़ 1500. एंड बी डिपॉजिटेड ₹1200 फॉर 15 मंथ्स. तो यहाँ पे जब हम लोग बी के प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं तो बी के प्रिंसिपल पे हमें दिखता है, सॉरी, तो जब हम लोग बात करते हैं बी के प्रिंसिपल पे तो दिस इज़ 1200. बट एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमें पहले वाले केस में 1 ईयर गिवन है. अब ये बात हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमें ईयर जो है हमेशा मंथ्स के पर्सपेक्टिव में लेना पड़ता है. तो पहले केस में n जो है वो हमारा 12 है और दूसरे केस में n जो है वो हमारा 15 है. आगे क्या बोला जा रहा है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई. अब यहाँ पे बोला गया है अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया गया है. तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. जब हम लोग बात करते हैं एज इंटरेस्ट, तो ए का इंटरेस्ट क्या होगा. अब इसके लिए फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो बैंकिंग वाले चैप्टर में बस एक ही फॉर्मूला है लाइक इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से, दैट इज आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू एन माइनस 1. यहाँ पे ये सॉरी P इंटू आर इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 इंटू 2. ये हमारा फॉर्मूला है जो हम लोग इंटरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं. तो जब हम लोग ए के इंटरेस्ट को यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1500 मल्टीप्लाइड विथ 9 मल्टीप्लाइड विथ 12 मल्टीप्लाइड विथ 13 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 इंटू 2. सो 0 एंड 0 आपस में कैंसिल, 12 एंड 12 आपस में कैंसिल. यहाँ पे और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है तो मैं यहाँ पे बस ऐसे लिख देता हूँ ₹15 इंटू 9 इंटू 30 होल डिवाइडेड बाई 2. बिल्कुल उसी केस में अगर बात किया जाए 20 इंटरेस्ट तो ये हो जाएगा हमारा 1200 मल्टीप्लाइड विथ 9 मल्टीप्लाइड विथ 15 मल्टीप्लाइड विथ 16 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 इंटू 2. 0 एंड 0 0 एंड 0 आपस में कैंसिल, 12 एंड 12 आपस में कैंसिल, 2 8 टाइम्स, सो दिस विल बी 9 इंटू 15 इंटू. तो ये तो हमारा इंटरेस्ट आया. बट क्वेश्चन वाइज अगर हम लोग चले तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे तो असल में हम लोगों से पूछा गया था अमाउंट इन्वेस्ट वो लोग कितना कर रहे हैं. अब अमाउंट इन्वेस्ट मतलब जितना पैसा हम जमा करने वाले, जितना हम उसको पैसा देने वाले हैं. तो कहने का मतलब यहाँ पे हम लोगों को सिंपली जो पर्टिकुलर अमाउंट पर मंथ हम लोग दे रहे हैं उसी को पूरे उसके टाइम पीरियड के लिए हमें निकालना है. मैंने बस यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी निकाल के दिखा दिया फॉर द सेक ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द फॉर्मूला फॉर द इंटरेस्ट थिंग. सो व्हेन वी डू दिस थिंग तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू simply P into N. So that will be 1200 multiplied with that is 1500 multiplied with 12. तो इसे हमें मल्टीप्लाई करके देखना होगा. So 15 multiplied with 12, so 2 5 10, this is 3 5 and 1, so this is 180 and 00. ये ए का इन्वेस्टमेंट था. बिल्कुल उसी मैनर में हम लोग बी का इन्वेस्टमेंट जब निकालते हैं तो अब यहाँ पे क्या होगा बी के इन्वेस्टमेंट के लिए अगेन पी इंटू एन, बट वहाँ पे 1200 मल्टीप्लाइड विथ 15,
सो अगेन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये भी आ रहा है 18,000। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर सेम, दैट इज ₹18,000। ठीक है। अच्छा, बाकी यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज़ होता है, मैं बस यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ दिस मैच्योरिटी वैल्यू जो आपको एंड में मिलने वाला है? सो दिस इज P इंटू एन प्लस दी इंटरेस्ट। तो बैंकिंग में असल में दो ही फॉर्मूलाज है जिनको हम लोग यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज 6 एंड इज पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट के बारे में कि ये x एक्सिस का मतलब क्या हुआ, तो x एक्सिस में यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट, दैट इज कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर देखा जाए कि हमारा मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जहाँ पे ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, दिस इज -x एंड दिस इज -y। तो x एक्सिस कहने का मतलब वो पॉइंट कहीं पे भी x एक्सिस पे लाई करने वाला है, और जब वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो इसका ये मतलब होता है दैट इज कि उसके पास x कोऑर्डिनेट तो है बट y कोऑर्डिनेट जो है वो मिसिंग है। ऑलराइट, तो यहां से हम लोगों को पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हमें एक इक्वेशन निकालना है लाइन का, हुज y इंटरसेप्ट इज 6 एंड इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब यूजुअली हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो होता है वो स्टार्टिंग में ये एक फॉर्मूला यूज करता है, दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, जहां पे हम लोग जानते हैं m जो है वो हमारा स्लोप है और c जो है वो हमारा क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो बात आता है यहाँ पे हमारा फिर कौन से पर्टिकुलर ऑप्शन जो है उनको करेक्ट माना जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज व्हाट, दैट इज पैरेलल। पैरेलल कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए ये जो y इंटरसेप्ट है ना वो y एक्सिस पे बनेगा, तो मान के चलते ये हमारा वो 6th पॉइंट है, ठीक है, और ये जो लाइन बन रहा है ये पैरेलल टू x एक्सिस है। तो जब भी ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो हमें एक बात याद रखना है कि स्लोप जो है दैट विल बी 0। तो जब हमारा स्लोप 0 है इसका मतलब क्या बनता है, दैट इज y इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 6। तो y का वैल्यू यहाँ से हमें 6 मिल जाएगा एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है हमारे शेयर्स एंड डिविडेंड वाले चैप्टर से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है आशा बाइज 20 रुपीज शेयर्स ऑफ अ कंपनी which pays 9% dividend at such a price that she gets a return of 12% on her investment. At what price did she buy each share? अब ये जो did she buy का केस जो आता है ना, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे वो हम लोग से क्या पूछना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे हम लोगों से असल में मार्केट वैल्यू पूछना चाह रहे हैं। ऑलराइट, तो हमें मार्केट वैल्यू तक पहुंचना है। अब मार्केट वैल्यू पहुंचने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, अगर देखा जाए हमें इन्वेस्टमेंट पता करना पड़ेगा तभी मार्केट वैल्यू निकल सकता है, और ये जो रिटर्न ऑफ 12% दिया गया है ये रेट ऑफ रिटर्न है, तो रेट ऑफ रिटर्न भी हमें यूज़ करना है। तो इतने सारे केसेस को आखिर हम लोग किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर फॉर्मूला वाइज अगर देखते हुए चले तो एक होता है जिसे हम लोग एनुअल इनकम या एनुअल डिविडेंड बोलते हैं, वो होता है हमारा फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड विथ रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय, सो यहाँ पे ये चीज़ हमारा डिवाइडेड बाय 100। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारा मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स है, एंड रेट ऑफ रिटर्न असल में हमारा होता है एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड विथ 100।
तो यहाँ पे लाइक जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे फार्मूलाज को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे इसका अप्रोच किस तरीके से होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम लोग अगर एनुअल इनकम के पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं, क्योंकि देखिए यूजुअली क्या होगा कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के भी फार्मूलाज देखने को मिलते हैं बुक्स एंड ऑल में, बट I never suggest that you should learn all the different sets of formulas. Just try to learn the basic and the important formulas only. You will be able to interpret the solution as easy as possible. So in this case annual income के बारे में अगर हम लोग बात करें तो annual income हमारा क्या होने वाला है, face value हमें 20 रुपीज़ है, number of shares हमें नहीं पता, rate of dividend जो है हमारा that is 9% divided by 100. इसे हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, दैट इज 2n इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10. व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, जहाँ पे हमें दोनों नहीं पता. तो अगर हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न लगाते हैं तो दैट इज एनुअल इनकम डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड विथ 100, where we can see that the rate of return is how much, that the rate of return is 12%. एनुअल इनकम हमारा यहाँ पे कितना आया, दैट इज 2n मल्टीप्लाइड विथ 9 डिवाइडेड बाई 10, और इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड विथ 100. सो यहाँ पे n और n हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 and 0 कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड विथ 10. सो 2 6 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 3 3 टाइम्स एंड 2 5 टाइम्स. तो यहाँ से हमें ये कितना मिल गया, ₹15. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके मेंसुरेशन वाले चैप्टर से. सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज S1. सॉलिड स्फीयर, तो कहने का मतलब यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं सॉलिड स्फीयर में, तो सॉलिड स्फीयर में जो हमारा सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr². एंड दूसरा फिगर क्या है, सॉलिड हेमिस्फीयर है. तो जब हम लोग बात करते हैं हेमिस्फीयर के बारे में, तो यहाँ पे जो टोटल होता है दैट इज 3πr². हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है एज शोन इन द फिगर आर इक्वल. कहने का मतलब यहाँ पे S1 जो है वो बराबर है S2 के. कहने का मतलब दिस विल बी 4π कैपिटल R², क्योंकि सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R, एंड दिस विल बी 3π स्मॉल r². जहाँ से हमें दिख रहा है कि ये जो पाई है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे. हम लोगों से पूछा गया है कैपिटल R बाई स्मॉल r का रेशियो क्या होगा. तो इससे पहले हम लोग एक तरफ रख लेते हैं, R² अपॉन R² इज इक्वल्स टू 3/4. अगर हम लोग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करते हैं तो r बाई r विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 विच इज़ बेसिकली √3:2. एंड यहाँ हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था. अब जब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, सो इन द गिवन डायग्राम O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब जैसे ही O सेंटर बोल दिया गया है तो मेरे दिमाग में डायरेक्टली ये क्लिक होना चाहिए ये बात कि यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा वो क्या होता है, वो इवेंचुअली हमें देखने को मिलता है कि दैट इज, अगर ये मान लेते हैं ये 60 डिग्री है तो ये 120 है. दैट इज एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफरेंस. ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे हमारा सेंटर वाला एंगल x है तो अभी के लिए हम लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं वहाँ पे देने का. और क्या कर सकते हैं, दूसरा चीज़ हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है दैट दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या रूल लगा सकते हैं, दैट एंगल ADC प्लस एंगल CDE इज़ नथिंग बट 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है. सो एंगल ADC हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट विल बी 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री. तो यहाँ से हमें ये सब्ट्रैक्ट करके कितना मिलता है, दैट इज़ 115 डिग्री. ऑलराइट, फिर अगर हम लोग गौर करें इस क्वेश्चन में तो हमें यहाँ पे दिख रहा है दैट ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल.
क्योंकि यहाँ पे विजिबल है कि दैट ये जो क्वाड्रिलैटरल है इसके चारों साइड जो है वो सर्कल को टच कर रहे हैं, तो इट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में रूल क्या होता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे उनका सम कितना होता है, उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, इनका सम होगा 180 डिग्री। सो एंगल ए बी सी यहाँ से हमें मिल जाएगा 65 डिग्री। ऑलराइट, तो जब ये 65 डिग्री है तो एंगल ए ओ सी क्या है, वो तो डबल है एंगल ए बी सी का। तो जब हम लोग इसे डबल करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 130 डिग्री। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। सर्कल्स में यही बात है कि सर्कल्स में हमें उसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखना पड़ता है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देख रहे हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दैट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर के लिए एक ही चीज हम लोग यूज करते हैं, कौन सा कंसेप्ट, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट में क्या रूल यूज करना है हमें, जस्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें चेक करना है। अच्छा, यहाँ पे भी स्टूडेंट लोग जल्दबाजी में गलती करते हैं, तो हमेशा आई वुड सजेस्ट दैट ऑलवेज राइट द इक्वेशन and below that write the general equation, that is ax square plus bx plus c is equals to 0, and now try to equate both of them. So from here we are getting a equals to 3, b is equals to minus 6 and c is equals to minus 3. What we have to do now, just we need to find the discriminant, that is d is equals to b square minus 4ac. From here minus 6 whole square minus 4 into 3 into minus 3. So this will be 36 plus 36. So what we are getting over here, we are getting so we are getting 72, which is what, which is greater than 0. रियल एंड इक्वल नहीं हो सकता, उसके लिए इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है। रियल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल, हाँ रैशनल नंबर यहाँ होने का चांसेस है। रियल, डिस्टिंक्ट एंड इरैशनल नहीं, इरैशनल तो रियल रूट्स नहीं होगा, क्योंकि रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन 0। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी ओवर हियर। ओके, अ स्लाइट चेंज ओवर हियर, ये बात मैंने देखा नहीं कि सिंस रैशनल एंड इरैशनल के बारे में कहा गया है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये देखना है कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसे हम लोग रैशनल मानेंगे, और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इम्परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसे हम लोग इरैशनल मानेंगे। तो क्योंकि 72 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, इसे आप लोग नोट करिएगा बिकॉज दिस थिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। इफ अ डाई इज रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इज 1/6। 1/6 कैसे? नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा 0 होता है। 6 से बड़ा नंबर तो ला नहीं सकते ना। एंड देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स व्हेन रोलिंग अ डाई, 1 2 3 4 5 6। हाँ, रीज़न ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे जब यहाँ पे असर्शन ही हमारा गलत है तो हमें बाकी और कुछ में आगे जाना ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, that is assertion is false and reason is true. Then if areas of two similar triangles are in the ratio 9:64, then the ratio of the corresponding altitudes. अब यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मैं मानता हूँ कि एक ऑल्टीट्यूड A है, दूसरा ऑल्टीट्यूड B है, ये हमारा बराबर है उस ट्राइंगल के एरिया के, और ये हमारे दूसरे वाले ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव से, तो ये हमारा इसका स्क्वायर होता है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जब हम लोग साइड का स्क्वायर करते हैं तो वहाँ से हमें एरिया मिलता है। तो जस्ट ऑपोजिट हमें करना है। हमें जब बोला गया है ऑल्टीट्यूड निकालने और एरिया गिवन है, तो हम लोग एरिया का स्क्वायर रूट कर सकते हैं।
तो हम लोग कहेंगे दैट a is to b क्या हो जाएगा, सिंपली 9 और 64 का स्क्वायर रूट, सो दिस विल बी 3:8। तो यहाँ के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। देन ओवर हियर, what must be added to this thing so that the result is completely divisible by x plus 2? completely divisible by x plus 2 कहने का मतलब क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर आंसर जो है आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वो रिजल्ट देगा 0। तो हम लोग मान लेंगे कि हम लोग k ऐड करना चाह रहे हैं इसमें, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड प्लस k। क्योंकि हमें x प्लस 2 बोला गया है तो उसे हम लोग इक्वेट करेंगे 0 से, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा -2। जस्ट हम लोग को यहाँ पे पुट करना है, सो -2 होल क्यूब प्लस 7 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2 एंड प्लस k। इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। ऑलराइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ से हमें मिलेगा -8 प्लस 28 -6 प्लस 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। सो 28 प्लस 2 विल बी 30 -14 प्लस k इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 16 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो k का वैल्यू हमें मिल जाएगा -16, और इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ ये क्वेश्चन है जहाँ पे बोला गया है इन द गिवन डायग्राम ट्राइंगल AOB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। हमें क्या निकालना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल AOB। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो है वो पॉइंट C के बारे में इनडायरेक्टली हम लोग से कह रहा है। और पॉइंट C के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों के लिए मिड पॉइंट निकालेंगे। जब हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट इसको अप्रोच करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, C का अगर हमारा वैल्यू है तो दैट विल बी A का कोऑर्डिनेट प्लस B का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2, तो C का x कोऑर्डिनेट x के बराबर है। एंड फॉर द नेक्स्ट वन दिस विल बी 2y प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा y है। तो कहने का मतलब जो C है वो उसका कोऑर्डिनेट हमारा है x, y, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, देन यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था और मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत करके आया। ऐसा क्यों, समझते। तो यहाँ पे जब हम लोग ए के ऑर्डर के बारे में लिखते हैं तो ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, रो इनटू कॉलम। तो यहाँ पे कितने रो हैं, 2 रो, और यहाँ पे 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। जब हम लोग बी के बारे में बात करते हैं तो बी हमारा 1 रो है और 2 कॉलम है, सो 1 इंटू 2। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो पहले मैं इसका ऑर्डर लिख देता हूँ 2 क्रॉस 2 और उसका ऑर्डर लिख देता हूँ 1 क्रॉस 2। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो दोनों सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो प्रोडक्ट करना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे ये सेम नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग डायरेक्टली कहेंगे दैट प्रोडक्ट AB इज नॉट पॉसिबल, एज सिंपल एज दैट। देन ये हमारा अगला क्वेश्चन है, द 9th टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पूछ रहा है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में जब हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा nth टर्म होता है वो होता है AR टू दी पावर ऑफ n-1। जब हम लोग बात करते हैं जहाँ पे A हमारा फर्स्ट टर्म है, R हमारा कॉमन रेशियो है। ऑलराइट, तो कॉमन रेशियो अब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन रेशियो निकालने के लिए सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो ये हमें यहाँ से मिल गया -2। तो चलिए हम लोग 9 टर्म के लिए चेक कर लेते हैं। T9 विल बी AR टू द पावर ऑफ n-1, सो 6 - 2 रेज टू द पावर ऑफ n-1, कहने का मतलब 6 - 2 रेज टू द पावर ऑफ 8। अब इसे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे तो नॉर्मल चीज़ पूछा गया है ना। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन होता है तो पूरा रिजल्ट ही पॉजिटिव है। तो यस, 9th टर्म इज पॉजिटिव। रीज़न क्या है,
द वैल्यू ऑफ दिस थिंग द वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, ये बात तो ट्रू है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि both A and R are true and R is the correct explanation of A। तो यहाँ तक हमारे जितने भी MCQ क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो नाउ लेट अस जंप ऑन टू दी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यूजुअली पूछे गए यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या गिवन है, दैट द फोर्थ एंड द सेवंथ टर्म्स ऑफ एन AP। तो सबसे पहले यहाँ पे तो AP का आपको nth टर्म पता होना चाहिए। सो Tn इज A प्लस n माइनस 1। तो यहाँ पे हमें उन दोनों कुछ 6 सेट ऑफ टर्म्स के बारे में बताया गया है और बोला जा रहा है सबसे पहले फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है और फिर सम निकालना है। अच्छा, सम के बारे में भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म फाइंड आउट करने का। ऑलराइट, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, फोर्थ टर्म के बारे में, तो ये हमारा बराबर होगा a प्लस 3d के। कहने का मतलब a प्लस 3d का जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 60, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही हमें सेवन्थ टर्म गिवन है तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 6d। सो कहने का मतलब a प्लस 6d का वैल्यू हमें गिवन है एज 140, विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 114, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 60 माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ पे ये a हमारा कैंसिल हो जाएगा। 6 माइनस 3 इज 3d विच इज़ इक्विवेलेंट टू हाउ मच, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 54। तो d का वैल्यू हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, d का वैल्यू हमें यहाँ से 18 मिल जाएगा। किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो a प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ 18 इज इक्वल्स टू 60। सो a इज इक्वल्स टू 60 माइनस 54 विच इज़ 6। तो हमारा पहला जो पार्ट पूछा गया है दैट इज़ a। यहाँ पे a हमारा 6 है और d हमारा 18। अगला हमें फर्स्ट 10 टर्म्स का सम पूछा गया है। तो पार्ट बी के लिए Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। सो S10 n के जगह हम लोग 10 पुट करेंगे। 2 इंटू 6 दिस विल बी 9 इंटू 18। सो 2 5 टाइम्स, दिस विल बी 5, दिस विल बी 12 एंड दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 162। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5 मल्टीप्लाइड विथ 174 विच इज़ हाउ मच, 5 4 इज़ 20, 2 गेट्स कैरी 37 एंड दिस। तो ये हमारे फर्स्ट 10 टर्म्स का सम होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो लास्ट मैंने एक वीडियो डाला था AP के ऊपर, AP एंड GP के ऊपर, उसमें ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था। ये प्रीवियस ईयर के बेसिस पे है। अब ये जो अगला हमारा क्वेश्चन है जहाँ पे हमें दो मैट्रिसेस गिवन है एंड प्रोडक्ट भी हमें गिवन है, हमें A और B के वैल्यू को निकालना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, ये ऑलरेडी 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है। तो हाँ, यहाँ पे पॉसिबल है और फाइनल रिजल्टेंट का भी प्रोडक्ट क्या है, 2 क्रॉस 2 है। तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं। AB इज इक्वल्स टू 3 5 1 3 एंड -1 3 a माइनस 5। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या रहेगा, इस वाले में ऐसे चलते, इस वाले में नीचे चलते। सो 3 इंटू -1 इज -3, 1 इंटू 3 इज 3। देन अगले वाले में जाएंगे, 3 इंटू a इज 3a, 1 इंटू -5 इज -5। ऊपर का काम खत्म, नीचे आएंगे। 5 इंटू -1 इज -5, 3 इंटू 3 इज 9, 5 इंटू a इज 5a एंड दिस इज -15। तो यहाँ से हमें ये क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे हमारा बन जा रहा है 0, ये हमारा बन जा रहा है 4, दिस इज 3a माइनस 5 एंड दिस इज 5a माइनस 15।
बट ये किसके बराबर है? ये तो अपने प्रोडक्ट के बराबर है. देयरफॉर दिस विल बी 0 4 3a minus 5 5a minus 15 is equivalent to b4 7 5. जस्ट इक्वेट करना है. b का वैल्यू हमें यहाँ से डायरेक्टली मिल रहा है 0. अच्छा, अब a दो जगह है तो दोनों को सॉल्व करके देख लेंगे. 3a minus 5 equals to 7, सो 3a is equals to 12, तो a का वैल्यू हमें 4 मिल गया. चेक कर लेते क्या अगला वाला ट्रू है कि नहीं. 5a minus 15 is equals to 5, so 5a is equals to 20, सो a का वैल्यू हमें 4 मिल गया. तो यहाँ पे दोनों तरफ से ट्रू है. तो कहने का मतलब a का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा 4 है और b का वैल्यू क्या है, 0 है. तो कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है सेक्शन ए में अगर हम लोग देखते हैं तो. अब ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है जहाँ पे बोला गया है दैट इन द गिवन डायग्राम O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. जैसे ही ये सेंटर वर्ड दिखा तो मेरे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए डायरेक्टली कि ये यहाँ पे क्या होगा, ये सेमी सर्कल है तो ये इतना पार्ट 90 डिग्री होगा. ये क्लिक हो जाना चाहिए. एंड द टैंजेंट DE टचेस द सर्कल एट B. यहाँ पे टैंजेंट इसे टच कर रहा है. ये एंगल हमें गिवन है 32, हमें x और यहाँ पे ये y है. थोड़ा इग्नोर करिएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखे हुए उन पे फोकस नहीं करना है. तो जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो आखिर हमें इस क्वेश्चन के लिए एट द एंड अप्रोच क्या रखना चाहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो अप्रोच का कंसेप्ट है देखेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें तो क्या क्या कंसिडर करें. तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन में तो सबसे पहला ये तो आपको दिख गया दैट ये इतना पार्ट जो है दिस इज़ 90 डिग्री. अब बस यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है. वो कंसेप्ट क्या है, दैट इज़ कि हम लोग ने ये पढ़ा हुआ है अलग से अगर थ्योरम के पर्सपेक्टिव से देखें दैट एंगल बिटवीन अ टैंजेंट, ठीक है अच्छे से समझना है, एंगल बिटवीन अ टैंजेंट एंड अ कॉर्ड थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट is equal to an angle in the alternate segment. कहने का मतलब यहाँ पे ये पता चल रहा है alternate segment, इसके लिए alternate ये है तो ये हमारा y होगा. इसके लिए alternate ये है तो ये हमारा ये जो पार्ट बच रहा है ये हमारा x होगा. यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ that angle BCA will be equal to angle ABE which is y degree, and angle DBC is equals to angle BAC which is how much, x degree. ठीक है, अब बस इसे सॉल्व करना है हमें. जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हमें विजिबल है दैट ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब यहाँ से हमें दिख रहा है दैट x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इस पूरे का सम होगा 180 डिग्री. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जिसे हम लोग एक इक्वेशन मान लेते हैं. फिर अगर हम लोग ट्राइंगल में चलते हैं तो ट्राइंगल में हमें दिख रहा है दैट x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री, सॉरी इस पूरे ट्राइंगल को लेते हैं. तो यहाँ पे अगर बात करते हैं DAB ट्राइंगल में सो 32 डिग्री प्लस ये इतना पूरा होगा दैट विल बी 90 प्लस x और वहाँ पे दूसरा एंगल x इज हाउ मच 180 डिग्री. सो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इज 90, 90 माइनस 32 इज 58 डिग्री. तो यहाँ से x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, x का वैल्यू हमें 29 डिग्री मिल गया. उसे हम लोग उधर पुट कर देंगे. Therefore x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो y का वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा 61 डिग्री. तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे एग्जाम में. अब ये रिमाइंडर वाले के ऊपर द पॉलिनोमियल दिस मच व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 6, दैट इज x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो x का वैल्यू -1 है, इसे हम लोग को वहाँ पुट करना है पॉलिनोमियल में. सो k -1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 होल स्क्वायर -11 इंटू -1 and this thing will be equal to the remainder.
सो माइनस के प्लस 3 प्लस 11 माइनस 6 इक्वल्स टू 6. So minus k plus 11 plus 3 is 14. 14 minus 6 is 8 equals to 6. तो k का वैल्यू, k को अगर हम लोग राइट हैंड साइड ले आए तो 8 minus 6 will be 2. जब ये हमें मिल गया है तो अब अगला क्या पूछा जा रहा है, अगला हम लोग से पूछा जा रहा है यूजिंग द वैल्यू ऑफ k फैक्टराइज कंप्लीटली द पॉलिनोमियल. सो पॉलिनोमियल तब हमारा क्या बन जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6. अब यहाँ पे एक मेथड आता है जिसे हम लोग बहुत फेमसली जानते हैं ट्रायल मेथड से, कि हमें अपने मर्ज़ी से यहाँ पे वैल्यू एक पुट करना होगा और वो फिर वैल्यू यहाँ पे उसे लाइक ज़ीरो बनाएगा वैल्यू पुट करने के बाद. तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 या -1 रखने से एज सच कुछ होगा यहाँ पे. अगर हम लोग मान के चलते हैं 1 पे तो नहीं होगा क्योंकि एक साइड पॉजिटिव छोटे हैं और एक तरफ नेगेटिव बड़े, जो नेगेटिव मान के चलते हैं. सो 2 इंटू -1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 एंड -6. तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3 प्लस 11 -6. तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो 1 वाला केस चला गया. अगला हम लोग 2 पुट करके देख लेते हैं. 2 इंटू 2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2 होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू 2 -6. सो दिस इज 8 इंटू 2 विच इज़ 16 विच इज़ 12 माइनस 22 माइनस 6. सो दिस विल बी 28 माइनस 28 विच इज़ 0. अब बहुत ध्यान से याद रखना है कि हम लोगों ने यहाँ पे x को 2 पुट किया था, तो फैक्टर क्या होगा, फैक्टर होगा x माइनस 2. अब जब हमें एक फैक्टर पता है तो हमें जस्ट यहाँ पे क्या करना है, उसे अब फर्दर डिवाइड करना है. दैट इज एक्स क्यूब 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6. सो x माइनस 2. x को हमें बनाना है 2x क्यूब, सो दिस विल बी 2x स्क्वायर. सो 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर. साइन चेंज हम लोग यहाँ पे करेंगे जिससे ये दोनों आपस में कैंसिल. This will be 7x square minus 11x. x को हमें बनाना है 7x square, so plus 7x. So 7x square minus 14x. So minus plus ये हमारा कैंसिल हो जाएगा. This will be 3x minus 6. x को हमें बनाना है 3x, so plus 3. So 3x minus 6 minus and plus. तो ये भी हमारा चला गया. तो यहाँ से हमें क्या है, अब हमें 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 को ब्रेक करना है बाय स्प्लिटिंग मेथड, और ये मेथड आप लोग सबको आता है. दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है दैट 2 इंटू 3 इज 6. हमें इसे ब्रेक करना है. सो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3. दिस विल बी 2x x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3. तो यहाँ से हमें मिल गया x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1. तो कहने का मतलब कंप्लीटली अगर बात करें तो हमारा फाइनल आंसर होगा x माइनस 2 x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1. ये हमारा फाइनल आंसर है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. और ये बहुत रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लाइक बोर्ड्स इसे बहुत ज़्यादा पूछता पहले भी था और अभी भी पूछ रहा है. बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में, और ये एक मेंसुरेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा. सो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड्स में, ये मैं बोलना चाहूँगा दैट अंडर सेक्शन ए ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. अगर मेंसुरेशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जहाँ पे बताया जा रहा है दैट एन आई ड्रॉप बॉटल इज प्रिपेयर्ड कंसिस्टिंग ऑफ अ हेमिस्फीयर. ये जो आपको नीचे में ये डिज़ाइन पैटर्न नज़र आ रहा है, दिस इज़ एन हेमिस्फीयर. फिर ये आपका ये पार्ट जो है ये आपका सिलेंडर है और ऊपर में कोनिकल कैप है एज शोन इन द गिवन डायग्राम. Height of the cylindrical and conical parts are each. यहाँ पे most of the students ने यही गलती कर दिया कि यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया गया है, each किया गया है. कहने का मतलब यहाँ ये जो ओवरऑल सिलेंडर का जो हाइट होगा वो ओवरऑल सिलेंडर का हाइट है 7 सेंटीमीटर. और फिर अगर कोन के हाइट के बारे में देखा जाए तो कोन का हाइट भी क्या है, 7 सेंटीमीटर है. अब सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, दैट फाइंड द मिनिमम हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉक्स रिक्वायर्ड टू
पैक दिस बॉटल। अब अगर हम लोग को ये बॉटल को पैक करना है तो बॉटल को पैक करने के लिए मान लेते हैं जैसे ये इतना बड़ा यहाँ पे सिलेंडर होना चाहिए, तभी जाके वो उसके अंदर पैक हो पाएगा। कहने का मतलब ये कोन का भी हाइट उसमें इन्वॉल्व होगा और ये सिलेंडर का भी हाइट उसमें इन्वॉल्व होने वाला है। सो फॉर दी फर्स्ट पार्ट अगर बात किया जाए तो यहाँ पे उसका तब हाइट कितना होना चाहिए, तो उसका हाइट होना चाहिए सिलेंडर का हाइट प्लस कोन का हाइट विच इज़ ओवरऑल 14 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम लोग पार्ट बी में, जहाँ पे क्या बोला जा रहा है दैट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड मेडिसिन। अब लिक्विड मेडिसिन कहाँ स्टोर होने वाला है, ये बस शेडेड पार्ट्स में ही स्टोर होने वाला है इन द बॉटल, एंड गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर। ये होल नंबर पे तो आगे आएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग चीज़ का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं दैट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर will be how much, will be simply 2/3 pi r cube, जहाँ पे 2 × 22/7 r के जगह, क्योंकि उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, इसके कहने का मतलब इसका रेडियस क्या होगा 7/2। तो हम लोग 7/2 को 3 बार लिख देते हैं। ऑलराइट, तो 7 और 7 आपस में कैंसिल, 2 और 2 आपस में कैंसिल, 2 11 टाइम्स। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है 49 × 11 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो रफली हमें ये मिलेगा 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा भी हेमिस्फीयर का आया। वैसे ही अभी के लिए हम लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पे हेमिस्फीयर कुछ बोलकर नहीं, यहाँ पे हम लोग पूरे ओवरऑल सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equals to pi r²h, which is 22/7. Diameter same है, so 7/2 into 7/2, and height over here is how much? Height is 7. 7 आपस में कैंसिल, 2 11 टाइम्स। अगेन यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये हमारा आ रहा है 11 × 49 डिवाइडेड बाई 2, यही आ रहा है ना। अच्छा, प्रीवियस वाले में मैंने एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे किया, यहाँ पे नीचे 3 होना चाहिए, तब ये जाकर 6 हो रहा है, सॉरी। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 269.5 सेंटीमीटर क्यूब। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, क्या कोन निकालने का ज़रूरत है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा जो पर्टिकुलर मेडिसिन है वो इस शेडेड रीजन में ही रहने वाला है। तो शेडेड रीजन में जब ये रहने वाला है तो हमें जस्ट हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो लाइक यहाँ पे मैं आंसर करके लिख देता हूँ। सो दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज़ 89.83। इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा अराउंड 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। बट हमें बोला गया नियरेस्ट होल नंबर, तो नियरेस्ट होल नंबर क्या होगा, 9 के बाद यहाँ पे जो नंबर है दैट इज 6 विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। एंड फाइनली हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो सेक्शन ए में आया था। और ये मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मतलब उन लोग सोच के भी नहीं थे कि कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, क्योंकि ट्रेंड यही देखा गया था कि हमेशा यूजुअली रिफ्लेक्शन से जो ग्राफ होता है वो पूछा जाता है सेक्शन ए में। बट इस बार अननोन पार्ट कंस्ट्रक्शन आ गया। बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे सारा कुछ यहाँ पे पूछा गया है। तो इसे हम लोग बस स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या रहा होगा, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे बनाना थोड़ा मेरे लिए क्या है, मुश्किल। सो इस क्वेश्चन के लिए जो सबसे पहला रूल है कि हम लोगों को इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ कंपस, ठीक है, सारा कुछ कंपस के साथ होगा। तो यहाँ पे ये ए बी ये 5 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे हम लोग इसे बनाए होंगे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल को। ट्राइंगल को बनाने के बाद अब हमें अलग काम क्या यहाँ पे करना था, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला काम जो करेंगे वो ये है कि हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है ए बी और ए सी का, क्योंकि यहाँ पे पहला चीज़ तो हम लोग को बोला गया था इक्विलैटरल ट्राइंगल, वी आर डन विद दैट।
नेक्स्ट हमें बनाना है इसका सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल के लिए हम लोग दो पर्टिकुलर का यहाँ पे बाइसेक्टर बना देंगे। तो बाइसेक्टर अगर हम लोग बनाएंगे तो अगर बात किया जाए ए बी का अगर हम लोग बनाते हैं तो ए बी का समवॉट ऐसा कुछ बनेगा, मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा और उधर ही पे होगा, बीच में कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ मान लेते हैं, कम से कम यहाँ पे कहीं पे होगा। और बिल्कुल उसी मैनर में जब हम लोग बी सी का बनाएंगे तो बी सी के केस में वो ऐसा कुछ बन जाएगा, मान लीजिए। मानने के बाद ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों का जहाँ पे ये पॉइंट मीटअप किया है दैट पॉइंट इज़ ओ। अब उसी ओ के साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस ओ ए को रेडियस मानेंगे और ओ ए को रेडियस मानते हुए इसके चारों तरफ तीनों तरफ एक सर्कल को रेडी कर देंगे। तो वो उसका क्या होगा, वो उसका सर्कम सर्कल रेडी हो जाएगा। वी आर डन विद द सेकेंड पार्ट देन, ठीक है। बस स्टेप पे ध्यान रखना है। पहले मैंने बोला कि इक्विलैटरल ट्राइंगल यहाँ पे जैसे बनाते हैं वो बनाएंगे, और सर्कम सर्कल बनाने के लिए दो पर्टिकुलर साइड्स का हम लोग क्या किए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, जहाँ पे वो मीट हुआ है उसी से रेडियस लेकर इसके तीनों तरफ ऐसे सर्कल बना देना है। अब यहाँ पे अगला क्या आता है, यहाँ पे अगला आता है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट, कहाँ से, फ्रॉम ए बी एंड बी सी, एंड मार्क द पॉइंट वेयर द सर्कम सर्कल एंड लोकस मीट। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात रहा कि लोकस हमें कैसे बनाना है। तो लोकस यहाँ पे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें सबसे पहला काम करना है वो ये है कि हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को बोला गया ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, तो इसके लिए जो इसका जो अगर देखा जाए लोकस के लिए वो इसका एंगुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, अब हम लोग जैसे इसके एंगुलर बाइसेक्टर को बनाएंगे, रूल आप लोग को पता ही है, मान लीजिए ये ऐसे करके निकल जाएगा। निकलने के बाद अब क्या हुआ कि ये आपका क्या हुआ, ये एक आपको पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है। पॉइंट मिलने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कैसे करना है, अच्छा ये सर्कल के अंदर ही तक, मतलब इसको जो एक्सटेंड हम लोग करेंगे ये जो वो सर्कल बनेगा ना उसके अंदर ही तक होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं मान लेता हूँ, चलिए ठीक है इतना ही मान के चलते हैं। आप लोगों को फिर यहाँ पे ज्वाइन करना रहेगा, लाइक ये और ये ऐसे करके क्या होगा, ये पॉइंट हमारा डी हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है, गिव द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी। तो जब ये सर्कल के अंदर होगा, चारों साइड टच कर रहे हैं इसे, तो लास्ट पार्ट के लिए क्या होगा, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछे गए थे इस साल के आईसीएसई एग्जामिनेशंस में। 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में इसके और डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस जो आए थे उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और स्पेशली जो लोग अब क्लास 10 में जाने वाले हैं, सो दैट दे कैन गेट एन आइडिया ऑफ हाउ द पेपर कम्स, और वो उसी तरीके से पूरे तरीके से मेहनत करके अपने 2027 के आईसीएसई को बेहतर बना सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।